मैं इस वक्त हूँ चैप्टर 13 पेज 24 पे। आज टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, दिस इज़ मोड ऑफ पेमेंट्स। मोड ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि जब आप कैश बुक का टॉपिक पढ़ रहे हो ना बेटा, तो आपने कैश ट्रांजैक्शंस और बैंक ट्रांजैक्शंस दोनों को डिस्कस करना है। तो जब आप कैश और बैंक को डिस्कस कर रहे होते हो तो कैश ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स में होती हैं। लेकिन जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो बड़ी एडवांस हो गई हैं अब। पहले ज़माने में सिर्फ एक चेक जो था वो मोड ऑफ पेमेंट होता था बैंक के थ्रू, कि चेक आप रिसीव करते हो तो बैंक डेबिट कर दोगे, और चेक अगर आप पे करते हो तो बैंक को क्रेडिट कर दोगे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से जो बैंक की मोड ऑफ पेमेंट्स हैं वो ज़्यादा क्या हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। ठीक है, क्या हो गई हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक हो गई। मतलब आप घर बैठे मोबाइल से किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी से पैसे रिसीव कर सकते हो। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक आपके पास ये जो मेथड्स हैं पेमेंट के बैंक के थ्रू, अब आपको पता है ये क्विकर भी हैं, चेक के मुकाबले में ज़्यादा क्विक हैं, और चेक के मुकाबले में सेफ़ भी हैं। तो अब वो दो तीन हैं, हम उनको जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है जी क्रेडिट ट्रांसफ़र। क्रेडिट ट्रांसफ़र ये है कि आपके पास मोबाइल में एप्लीकेशन है, यूबीएल की है, एचबीएल की है, आपने किसी को पेमेंट करनी है, वहाँ पे उसका अकाउंट नंबर पुट करते हो और मनी ट्रांसफ़र हो जाती है। सो इसको क्रेडिट ट्रांसफ़र कहते हैं। समझ आ गई? या आप बैंक को इंस्ट्रक्ट करके भी कर सकते हो या खुद से भी कर सकते हो। अच्छा, जब भी क्रेडिट ट्रांसफ़र होते हैं तो क्रेडिट ट्रांसफ़र में आगे दो फर्दर टाइप ऑफ पेमेंट्स आपको पढ़नी है। एक को हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, और दूसरे को हम कहते हैं डायरेक्ट डेबिट पेमेंट। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि हम अपने अकाउंट से किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर लें। तो अगर आप हर महीने एक रेगुलर फिक्स अमाउंट किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे रेंट है, आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, 5,000 रुपये रेंट देते हैं, तो हर महीने 5,000 आपके अकाउंट में से कट के आपके लैंडलॉर्ड के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो फिक्स्ड अमाउंट है, रेगुलर है, तो ऐसी पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। या आपने याद रख लेना इसका नाम, इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। हर महीने एक फ़िक्स पेमेंट है जो आपके अकाउंट में से कट जाती है और आप किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अलावा अगर हर महीने आप एक रेगुलर पेमेंट करते हो, लेकिन उसकी जो अमाउंट है ना वो वेरी करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पता है हर महीने एक जैसा नहीं आता, तो इस केस में जब आप पेमेंट करेंगे तो वो क्रेडिट ट्रांसफ़र पेमेंट ही होगी, लेकिन हम उसको स्टैंडिंग ऑर्डर नाम नहीं देंगे बल्कि डायरेक्ट डेबिट बोलेंगे। तो मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, हम अपने अकाउंट में से किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर तो हर महीने फ़िक्स्ड पैसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक ही अमाउंट है, तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट उसे बोलते हैं। और अगर हर महीने आपकी अमाउंट वेरी कर रही है, जैसे बिजली का बिल है, गैस का बिल है, टेलीफोन का बिल है, तो उस पेमेंट को हम डायरेक्ट डेबिट पेमेंट कहते हैं। आई होप सो आपको ये क्लियर है। आगे जाके आप ये पूरा चैप्टर एक है उसमें पढ़ोगे। इसके अलावा आपके पास आजकल डेबिट कार्ड हैं। डेबिट कार्ड का मतलब ये होता है कि आपका बैंक में अकाउंट है और आपके अकाउंट में आपके पैसे पड़े हुए हैं, आप उन पैसों से किसी को पेमेंट कर रहे हो। एटीएम कार्ड होता है, वही आपका डेबिट कार्ड भी बेसिकली होता है। ठीक है, लेकिन याद रखें डेबिट कार्ड से आप तभी पे कर सकते हो जब आपके अकाउंट में पैसे हों। देखो, जैसे मेरे पास अकाउंट है यूबीएल में, उसमें 10,000 रुपये पड़े हुए हैं और मेरे पास एटीएम कार्ड है, मैंने एक बंदे को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो मैं डेबिट कार्ड लेके जाऊंगा एटीएम में और एटीएम में पुट करके वहाँ से उसको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन अगर मेरे पास अकाउंट में 10,000 है और मैंने करनी है पेमेंट 15,000 की, तो फिर मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे कम हैं। सो अब ये जो हम बातें कर रहे हैं ये कैश बुक के हवाले से कर रहे हैं। मतलब अगर आपने स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट की है तो वो कैश बुक के क्रेडिट साइड पे बैंक में आ जाएगी। डायरेक्ट डेबिट पेमेंट जो है वो भी कैश बुक के क्रेडिट साइड के बैंक में आ जाएगी। इसी तरह आपको पैसे मिल भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पेमेंट ही कर रहे हो। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से पैसे रिसीव हो रहे हैं तो आप बैंक को डेबिट कर देंगे। देखो ये लिखा मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है,
इलेक्ट्रॉनिक मीन से पैसे आ रहे हैं, बैंक डेबिट कर दो। इलेक्ट्रॉनिक मीन से पैसे पे कर रहे हो, बैंक को क्रेडिट कर दो। सेम वही चेक वाला हिसाब है। अच्छा, इसके अलावा बेटा आपके पास क्रेडिट कार्ड भी होता है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पैसे कर सकते हो पे। लेकिन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जब आप करते हो तो अगले बंदे को तो पेमेंट हो जाती है, लेकिन आपको फिर ये पैसे क्रेडिट कार्ड कंपनी को वापस करने होते हैं मंथ एंड पे, और आप जितने महीने लेट करेंगे उतने महीने आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें, मिस्टर पॉलक वाला क्वेश्चन है। इसमें जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, देखो बेटा याद रखें कैश का जो बैलेंस होता है ना वो हमेशा डेबिट ही होता है। मतलब यहाँ पे कैश देखो जब मैं लिखूँगा ना तो वो मैं हमेशा डेबिट साइड पे लिखूँगा, लेकिन बैंक के साथ देख लें कि बैंक के बैलेंस जो है वो मंथ के स्टार्ट पे वो डेबिट है या क्रेडिट है। अब देखो जैसे यहाँ पे बैंक के साथ बैलेंस जो लिखा हुआ है वो ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी है, आपके पास एक नेगेटिव बैंक अकाउंट बैलेंस है, तो आप ओवरड्राफ्ट का मतलब लायबिलिटी होती है। तो आप फिर इस केस में बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है बेटा वो इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। आप प्लीज़ ये नोट डाउन अपने पास कर लें, अक्सर बच्चे ये गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं करना। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट पे ही आएगा, लेकिन जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है वो दोनों तरफ आ सकता है। अगर तो वो ओवरड्राफ्ट है तो बेटा वो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा जैसे यहाँ पे है, और अगर वो पॉजिटिव बैलेंस है जिसे हम कहते हैं जी कैश एट बैंक, तो डेफिनेटली वो फिर आपका डेबिट साइड पे आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि या तो कैश आपके पास है या नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अगर कैश है तो वो हमेशा डेबिट ही आएगा बेटा। लेकिन अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक का बैलेंस एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकती है। तो अगर कैश एट बैंक लिखा हुआ है तो वो डेबिट साइड पे आएगा, एसेट है, ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा हूँ। और अगर बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है तो ये लायबिलिटी है बेटा, क्रेडिट साइड पे आएगा। बाकी सारी ट्रांजैक्शंस आसान है, पैसे आ रहे हैं कैश में आ रहे हैं तो कैश में डेबिट कर दो, बैंक में आ रहे हैं बैंक में डेबिट कर दो, पैसे जा रहे हैं कैश में जा रहे हैं तो कैश क्रेडिट कर दो, बैंक के थ्रू जा रहे हैं तो बैंक क्रेडिट कर दो। बेटा क्वेश्चन 5 इज़ योर होमवर्क, प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन आज लाजमी आपने मुझे ये सॉल्व करके बताना है, ठीक है। वो यहाँ है जी, पेज नंबर 43 पे आ जाएं। अब आप लोग पेज नंबर 43 पे आ जाएं। दिस इज जनरल जर्नल। जी बेटा ओके। सो अगर आप देखो तो बहुत आसान टॉपिक है। जनरल जर्नल वो है जो आपने चैप्टर 3 में बनाया था, सिंपल इज़ डैट। आपने जर्नल इसी तरह बनाया था, देखो डेट है, डिस्क्रिप्शन है, फोलियो ज़रूरी नहीं है लिखना, और डेबिट कॉलम है और क्रेडिट कॉलम। इसी में आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई किए थे और डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री की थी। अगर आप देखो तो आपने ऊपर जो 4 बुक्स बनाई थी, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स डे बुक, तो उसके साथ साथ आप देखो ये जर्नल आप बना रहे थे। मतलब डबल एंट्री जब भी आपको करनी होती है तो वो जर्नल में करनी होती है। यहाँ पे उस जर्नल का नाम हमने रख दिया है जनरल जर्नल, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके जी, तो वापस चलते हैं पेज 43 पे, देखते हैं कि अब हमने इसमें क्या करना है। ओके, सो अगर हम इसमें देखें तो वो हमें ये कह रहा है कि जी जनरल जर्नल जो है वो एक जनरल बुक है, स्पेसिफिक बुक नहीं है। मतलब उसमें डिफरेंट तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो सकती हैं। इन अदर वर्ड वो सारी ट्रांजैक्शंस जो बाकी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में नहीं आएंगी वो जनरल जर्नल में आपने ले लेंगी। देखो जैसे क्रेडिट सेल्स जो हैं वो हमने सेल्स जर्नल में ली थी, कैश सेल्स जो हैं वो कैश बुक में ले ली थी। तो इनके अलावा जो ट्रांजैक्शंस बचती हैं ना, जैसे क्रेडिट परचेजेस हैं वो परचेज जर्नल में चली गई हैं, परचेज रिटर्न है वो भी परचेज रिटर्न जर्नल में चली गई हैं, कैश परचेज और कैश सेल्स वो कैश बुक में चली गई हैं। तो अब जो ट्रांजैक्शंस बाकी 5-6 बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होंगी वो यहाँ रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। अब जैसे इधर कौन कौन सी, अब ये आपने याद रखनी है ये चीज़ें, ठीक है। अब जैसे कौन सी ट्रांजैक्शन हमने इस जर्नल में रिकॉर्ड करनी है जी, नंबर 1 परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट।
जब भी आप कोई नॉन करंट एसेट उधार पे खरीदेंगे तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। देखो अब यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी कि नॉन करंट एसेट आप उधार पे खरीद रहे हो, आप गुड्स उधार पे नहीं खरीद रहे, आप नॉन करंट एसेट्स उधार पे खरीद रहे हो, ठीक है। इसको जर्नल में लेंगे। जब आप गुड्स उधार पे खरीदोगे तो परचेज जर्नल में आ जाएगा। ओके। इसी तरह आपने नॉन करंट एसेट बेचा, कोई बेचा है उधार पे, ये भी जर्नल में आ जाएगा। ये आपने याद करनी है चीज़ें। इसके अलावा आपने एरर्स को करेक्ट करना है, ये इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, ये जर्नल के थ्रू आएगा। आपने इरिकवरेबल डेट्स रिकॉर्ड करने हैं, तो वो तो बाकी बुक में कहीं नहीं आएगा, यहीं आएगा वो, ठीक है। जर्नल से रिकॉर्ड होगा वो, मतलब उसकी जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री होगी वो जर्नल होगी। और डेप्रिसिएशन की जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री है बेटा वो क्या होगी, जर्नल। तो ये बातें याद रख लें। नॉन करंट एसेट उधार पे बेचना, नॉन करंट एसेट उधार पे खरीदना, एरर्स को करेक्ट करना, इरिकवरेबल डेट्स को रिकॉर्ड करना, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना, डाउटफुल डेट्स को रिकॉर्ड करना, तो ये सारे आपके जर्नल में आ रहे हैं। अब इस पेज पे आप आ जाएं, लेट्स फिल दिस कि ये कैसे होगा। ओके, अब आपको ट्रांजैक्शंस बेटा दी गई हैं, आपने बताना है कि ये ट्रांजैक्शन किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में आएगी, इसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा, और इसकी डेबिट एंट्री क्या होगी और क्रेडिट एंट्री क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले आ रही है बेटा इंश्योरेंस पेड थ्रू चेक। तो ये पेमेंट हो रही है, चेक से हो रही है, तो हमारे पास पेमेंट वगैरह के लिए कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जी, कोई बता सकता है जी? इसको हम कहाँ जी, वेरी गुड, इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है, तो आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा वो काउंटर फाइल होगा। काउंटर फाइल जो है ना, वो चेक का वो हिस्सा जो आपके पास रह जाता है उसे काउंटर फाइल कहते हैं। देखो कॉमन सेंस है, मेरे पास चेक बुक है, मैंने बहरोज़ को एक पेमेंट करनी है, तो मैं चेक के लीफ पे फिल करके उसका लीफ फाड़ के बहरोज़ को दे देता हूँ, तो मैंने बहरोज़ को पेमेंट कर दी है। मेरे पास क्या प्रूफ है कि पेमेंट हो गई है? तो वो चेक का बाकी हिस्सा जो चेक बुक के साथ रह जाता है, छोटी सी चिट वो जो रह जाती है, उसको काउंटर फाइल कहते हैं। तो जब भी आप चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे, आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा काउंटर फाइल, जो कि वो टाइनी पार्ट था जो कि चेक बुक में रह गया है, उसको भी आपने फिल किया होगा ना। अच्छा, आपने इंश्योरेंस की पेमेंट की है बेटा, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। पेमेंट आपने चेक के थ्रू की है, बैंक वाला एसेट कम हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। सॉरी। फिर है जी डैमेज गुड्स रिटर्न टू सप्लायर ABC। आपने कुछ गुड्स खरीदी थे जो डैमेज निकल आए हैं, आपने वो अपने सप्लायर को वापस कर दिए। अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि वो ऑन क्रेडिट है या ऑन कैश है, तो हम अज्यूम यही करेंगे कि वो ऑन क्रेडिट आपने खरीदे थे। तो अगर मैंने क्रेडिट पे वो खरीदे थे, तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है बेटा, ये किस जर्नल में जाएगी? परचेज रिटर्न जर्नल में जाएगी, ठीक है। जर्नल ओके। और इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? जब भी गुड्स रिटर्न होती हैं तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? क्रेडिट नोट। चाहे सेल्स रिटर्न हो चाहे परचेज रिटर्न हो, आपका सोर्स डॉक्यूमेंट क्रेडिट नोट होगा। और आपको याद है मैंने क्या बताया था कि क्रेडिट नोट तभी सप्लायर इशू करता है जब कस्टमर उसको चीज़ें वापस करते वक्त डेबिट नोट भेजे तो। एनीवे, अब आपने गुड्स रिटर्न कर दिया, आपका एक्सपेंस कम हो गया बेटा, तो आप परचेजेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जो आपका ट्रेड पेबल ABC है वो जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी कम हो गई है, आपने गुड्स ही वापस करनी है, अब आपके उधार कम हो गया। गुड, आगे चलते हैं। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम एल्फर्ड। आपने एल्फर्ड से उधार पे चीज़ें खरीदी हैं, तो बेटा उधार वाली चीज़ें जो हम खरीदते हैं उनको हम किस जर्नल में लिखते हैं? परचेजेस जर्नल में लिखते हैं ना। आपका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? परचेज जर्नल का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? परचेज इनवॉइस। ओके, ये याद रखना है आपने। अगर आपने गुड्स बेची होती तो फिर उसका नाम होता सेल्स इनवॉइस, ठीक है, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट सेल इनवॉइस।
अब आपने बेटा गुड्स खरीदे हैं, आपका एक्सपेंस बढ़ गया है, आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दें। उधार पे खरीदी हैं एल्फर्ड से, तो इस एल्फर्ड को आप क्रेडिट कर दें, ये आपकी लायबिलिटी। जी बेटा। अच्छा जी, अब देखिए आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है उधार पे, साथ ऑफिस फर्नीचर नॉन करेंट एसेट है हमारा, उधार पे खरीदा है, किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में लिखें? शाबाश सर बहुत जनरल अच्छे। जनरल। तो ये जो है बेटा वो चला जाएगा जनरल जनरल में। और इसकी जो आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, डेफिनेटली जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो इनवॉइस ही आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। अब आपने इसकी डेबिट एंट्री करनी है, तो ऑफिस फर्नीचर आपका एसेट बढ़ रहा है बेटा, इसको डेबिट कर दें, ठीक है। और आपने ऑन क्रेडिट खरीदा है, आगे इसको फिल कर दें फ्रॉम अली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड पेबल अली का अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर देता हूँ। अब चेक रिसीव हो रहा है निखिल से, चेक रिसीव वो पे वो बेटा उसको कहाँ लिखना होता है? कैश बुक में लिखना होता है, ठीक है। और आप जब चेक रिसीव करते हैं ना, तो चेक इटसेल्फ जो है वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, ये मैं भी आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब चेक रिसीव हो रहा है बेटा, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, और जो आपका ट्रेड रिसीवेबल निखिल है वो क्रेडिट हो जाएगा। जी बेटा। देखो अभी मेरे पास इस चैप्टर में सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहीं दिए मैं एंड में, हाँ दिए में जी ठीक है। तो अब अगर आप देखो बेटा, ये चेक आपके सामने नज़र आ रहा होगा, देखो ये चेक बुक है, ये जो बड़ा पार्ट है ना इसका, इसको कहते हैं ये चेक का लीफ है। इसमें देखो पे का नाम, डेट, अमाउंट, सिग्नेचर, और जो लीफ के पीछे वाला हिस्सा है इसको काउंटर फॉइल कहते हैं। दिस वन जो है ये वाला इसको काउंटर फॉइल कहते हैं। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो ये वाला लीफ तो अगले बंदे को चला जाता है, आपके पास ये रह जाता है। तो जब आप चेक पे करेंगे आपका सोर्स डॉक्यूमेंट ये होगा, आपका रिटर्न प्रूफ ये होगा, और जब भी आप चेक रिसीव करेंगे तो फिर रिटर्न प्रूफ ये होगा, ये चेक, ठीक है। तो जब भी चेक रिसीव होगा आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा चेक, और जब भी आप चेक पे करेंगे आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा काउंटर फाइल, ठीक है। मैं इनको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, बाद में जाके ना आप इनको ज़रा एक नज़र ज़रूर मार लेना, ठीक है। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। चेक में और काउंटर फाइल में फ़र्क होता है, ओके जी। अच्छा, इसके बाद बेटा आ रहा है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जी जॉर्ज। अब आपने उधार पे चीज़ें बेची हैं तो अच्छी बात है जी, तो आप इसको कहाँ लिख लेंगे? सेल्स जर्नल में लिख लेंगे। ये आपने गुड्स बेची हैं, अगर आपने नॉन करेंट एसेट बेचे होते ना तो फिर आप उसको जनरल में लिखते। अब आपने गुड्स बेची हैं बेटा, तो सेल्स इनवॉइस जो है आपका सोल्स डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जिसको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही वो वापस जाए चैप्टर के शुरू में और सारे जर्नल्स दोबारा पढ़े, ठीक है। अब आपने गुड्स बेची हैं बेटा, आपकी इनकम बढ़ गई है, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट जो है हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और जो ट्रेड रिसीवेबल जॉर्ज है आपका, जी जॉर्ज ऐसा है, यस, इसको बेटा डेबिट कर देंगे, सही है। इट विल बी लाइक दिस। अच्छा, अब आपके पास आगे आ रहा है बेटा गुड्स सोल्ड ऑन कैश। आपने कैश पे चीज़ें बेची हैं, तो कैश बुक जो है आपका 200 बुक ऑफ प्राइम एंट्री होगी। कैश पे चीज़ें बेची हैं, याद रखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा ना वो रिसीट हो। अभी मैं समझाता हूँ। और आपका जो डबल एंट्री है उस पर डेबिट साइड पे आ जाएगा कैश अकाउंट, और क्रेडिट साइड पे बेटा आ जाएगा सेल्स अकाउंट। समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो यहाँ देखो ये ट्रांजेक्शन दी हुई है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब भी आप उधार पे कोई चीज़ बेचते हैं तो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा सेल इनवॉइस, लेकिन जब आप कोई चीज़ कैश पे बेचेंगे तो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसको रिसीट बोलेंगे। रिसीट मतलब रसीद को कहते हैं कि जी आपने चीज़ें बेची थी और उसके बदले आपको इतना कैश रिसीव हो गया। तो जब आप कैश पे बेचते हैं तो रिसीट इज़ योर सोर्स डॉक्यूमेंट, और जब आप उधार पे बेचते हैं तो सेल्स इनवॉइस इज़ योर सोर्स डॉक्यूमेंट। इसी तरह अगर आप गुड्स उधार पे ख़रीदते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो
उसका सोर्स डॉक्यूमेंट भी होगा परचेज इनवॉइस। और अगर आप गुड्स परचेज करते हैं ऑन कैश तो फिर उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा रिसीट। डॉक्यूमेंट्स है बेटा, इनवॉइस है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। और डेबिट नोट इज़ इंटरेस्टिंग। डेबिट नोट क्या होता था? जब भी आपका ट्रेड रिसीवेबल आपको गुड्स रिटर्न कर रहा होता है तो वो गुड्स रिटर्न करते वक्त साथ में एक स्लिप बना के भेजता है एविडेंस के तौर पे, उसको डेबिट नोट कहते हैं। डेबिट नोट याद रखें कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता। डेबिट नोट जो है वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। डेबिट नोट का परफॉर्मा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसका रीज़न आपने लिखना होता है कि आप गुड्स क्यों रिटर्न कर रहे हो। देखो जैसे यहाँ पे कस्टमर गुड्स रिटर्न कर रहा है, कहता है द सेट्स आर नॉट इन वर्किंग कंडीशन। जो भी वो एफएम रेडियोज़ लेके गए तो वो वर्क नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें वापस कर दी। तो आपने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इसको ऊपर ऊपर से देखें। फिर क्रेडिट नोट आ गया। याद रखें डेबिट नोट जो है वो कस्टमर इशू करता है जब वो चीज़ें रिटर्न कर रहा हो, और जब वो चीज़ें रिटर्न होके वापस पहुंच जाती हैं बिज़नेस के पास, सप्लायर के पास, तो सप्लायर फिर एविडेंस के तौर पे क्रेडिट नोट इशू करता है। दिस क्रेडिट नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये दो बुक्स में यूज़ हो रहा है एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। एक बेटा परचेज रिटर्न जर्नल में और एक सेल्स रिटर्न जर्नल में, दोनों का सोर्स डॉक्यूमेंट यही होता है, ठीक है। आप इसको एक मरतबा पढ़ लेना, बहुत आसान है। अच्छा, इसके बाद आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट बेटा आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है ये आप इसको बैंक स्टेटमेंट समझ लो फ़िलहाल, कि देखो अगर आपका बैंक में अकाउंट है और आप मंथ एंड पे जाके बैंक से स्टेटमेंट मांगते हो तो बैंक आपको डिटेल बताएगा कि आपके महीने के स्टार्ट में कितने पैसे थे बैंक में, आपने पूरा महीना बैंक में कितने पैसे जमा कराए, और एट द एंड ऑफ द मंथ पेमेंट्स करने के बाद आपकी कितने पैसे रह गए। इसी तरह जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं तो आप हर ट्रेड रिसीवेबल को मंथ एंड पे एक स्टेटमेंट भेजते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हर सप्लायर अपने क्रेडिट कस्टमर्स को मंथ एंड पे एक स्टेटमेंट भेजता है। उस स्टेटमेंट में लिखा होता है कि आपने महीने के शुरू में हमारे कितने पैसे देने थे, पूरा महीना आपने हमसे कितनी परचेजेस की, कितनी रिटर्न की, कितनी पेमेंट की, और मंथ के एंड पे जो है ना वो आपने हमें कितने पैसे देने। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है। देखो अगर आप यहाँ देखें तो मंथ के स्टार्ट पे ओपनिंग बैलेंस है $1000, तो ये हम अपने कस्टमर को भेज रहे हैं, ठीक है। तो उसने मंथ के शुरू में, अप्रैल के मंथ के शुरू में $100 हमें देने थे, फिर पूरा महीना देखो उसने कुछ सेल की, कुछ पेमेंट की, कुछ वापस हुए, तो मंथ एंड पे देखें तो उस ट्रेड रिसीवेबल से हमने $602.74 लेने। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सप्लायर सेंड करता है अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को मंथ एंड के ऊपर, जिसमें पूरे मंथ की ट्रांजैक्शंस की डिटेल होती है। इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि कस्टमर को हम बता रहे होते हैं कि भाई इतने पैसे हैं, आप जल्दी हमें जमा करा दें, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर का रिकॉर्ड और सप्लायर का रिकॉर्ड जो है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए रिसीवेबल पेएबल है ना, दोनों का रिकॉर्ड आपस में टैली हो जाता है कि दोनों को कंफर्म हो जाता है हाँ जी मैंने $100 ही देने हैं या $100 ही लेने हैं। तो ये उसका फ़ायदा होता है बेटा। अच्छा, चेक मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ वेरी सिंपल। अब चेक में बस एक बात याद रख लें, तो हम चेक जिस बंदे को पे करते हैं ना उसको हम पे ही बोलते हैं, ठीक है। पे ही, देखो ये लिखा हुआ है पे, PAY पे। जैसे यहाँ पे जो चेक लिखा गया है वो ऑफिस डेकोरेशंस को लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि आपने ऑफिस डेकोरेशन से कुछ लिया होगा, आप उसे $570 पे कर रहे हो। तो जिस बंदे को हम चेक पे कर रहे होते हैं उसे पे ही कहते हैं, उसका नाम चेक के टॉप पे आ जाता है, ठीक है। आपका जो अकाउंट है जिस बैंक में है उसका नाम उस चेक के ऊपर लिखा होता है, UBL है, HPL है, जो भी है। आपका अपना नेम जो है वो सिग्नेचर के साथ नीचे लिखा होता है और अकाउंट नंबर, चेक नंबर भी लिखा होता है। दिस इज़ सिंपल, आप इसको एक मरतबा पढ़ लें, ठीक है। बाकी ये वो रिसीट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अगर आप इटालियन मॉल पे जाएं, ये मेरे घर के साथ सेम मार्ट है, यहाँ पे चले जाएं, तो जब भी आप चीज़ें कैश पे ख़रीदते हैं, आप पेमेंट करते हैं, तो वो जो टिल है उसमें से, टिल रोल में से ये रिसीट निकल आती है। तो जब भी आप कैश पे चीज़ें ख़रीदते हैं या कैश पे चीज़ें बेचते हैं,
गुड्स सोल्ड ऑन कैश और गुड्स परचेज ऑन कैश उसमें फिर ये आ जाती है। इस ठीक हो गया बेटा, ये कैश रिसीट। लेकिन जब आप गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट करेंगे या गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट करेंगे तो फिर इनवॉइस इशू होगी, ये याद रखें। ठीक है, अगली चीज़ ये भी देख लें ज़रा, बैंक डिपॉजिट स्लिप। ये आसान है, जब भी आप बैंक में जाते हैं बेटा, आपने अपने अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं या किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं तो आपको ये डिपॉजिट स्लिप फिल करनी होती है। इसमें आपने अपना अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर, अमाउंट है, डेट है, बैंक ब्रांच कोड है, मोबाइल नंबर, अमाउंट इन वर्ड्स एंड नंबर्स लिख के फिल कर देते हैं और बस वो फिर साथ में पैसे भी देने हैं। खाली डिपॉजिट स्लिप भर के नहीं देनी।